हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का द्विमयी क्लासेस में स्वागत अभिनंदन है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। चलिए आ जाइए, क्लास में जुड़ जाइए और फिर आपको एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के द्वारा यूपी सिपाही या यूपी कांस्टेबल की परीक्षा के लिए यहाँ पर क्लासें आपकी उपलब्ध कराई जाएंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के द्वारा इस यूपी कांस्टेबल की परीक्षा डेट भी घोषित हो चुकी है। सभी लोग जानते हैं कि आप सभी के बीच में 8, 9 और 10 जून 2026 को इसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो बच्चे अभी बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं कि अब जून में पेपर ही है, मतलब एग्जाम डेट घोषित हुई, जिसका कुछ लोग वेट करते रहते हैं, तो उनकी शुरुआत आपके सॉल्व पेपर से होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए? पीवाईक्यू से होनी चाहिए। पीवाईक्यू क्लास होनी चाहिए आपके पास, या पीवाईक्यू के लिए बुक होनी चाहिए आप सभी के पास। तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि लेवल चेक करें कि पिछला पेपर आया कैसा था, उसके अकॉर्डिंग हम आगे वाली परीक्षा की रणनीति बनाएं और क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कवर करना है, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, उन सब के बारे में इस क्लास में बातचीत भी की जाएगी। सिलेबस क्या है वो भी आपको बताया जाएगा। साथ में आप सभी लोग यहाँ पर ये भी पाएंगे कि आप लोगों को ये जो एग्जाम डेट है इसको टारगेट करके रखना है। दूसरी एक और अच्छी चीज, अच्छी भी है बुरी भी है। बुरी अच्छी क्यों है? क्योंकि आपकी इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप देखेंगे कि अब उम्मीदवार या सभी छात्रों और छात्राओं को यहाँ पर सभी सवाल हल करने की स्वतंत्रता मिलेगी कि आप किसी मतलब बिना किसी डर के सभी सवाल कर सकें। 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 के 150 क्वेश्चन आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी बुद्धि लगा करके, या आपको जैसे भी हैं पूरे 150 के 50 क्वेश्चन हल कर सकते हो या कर सकते हो, है ना, क्योंकि आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं। अब गलत जवाब पर कोई अंक नहीं कटेंगे, सीधी सी बात है। 2026 की होने वाली इस परीक्षा में आपकी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो प्लीज बहुत ध्यान से, अब ये आपको अच्छी भी खबर है, बुरी भी खबर है। बुरी खबर ये है कि जो लोग कभी कभार जीवन में, ऐसे बहुत से लोग होते हैं और बहुत से लोगों का जीवन ऐसे चमक जाता है, जो किस्मत होती है। अगर उन्होंने तुक्का मार दिया 10 क्वेश्चनों पर, तुक्का मार दिया, मान लीजिए, मेरी बात को सुनना, 10 क्वेश्चनों पर, और उनके 8 क्वेश्चन सही हो गए, और किसी बच्चे ने मान लो 7, 8, 10 क्वेश्चन नहीं आते हैं, 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं। अगर उसने सोचा कि अब पूरा का पूरा करना, चलो 150 में कुछ ऐसा मार देते, अब कि मतलब निगेटिव मार्किंग तो है नहीं तो मार देते हैं, तो उसके अगर 2 सही हुए, 8 गलत हो गए, बेनिफिट तो है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो छोड़ता तो 2 भी ना मिलते, लेकिन इसके मुताबिक कोई कुछ बेनिफिट नहीं है। 2 क्वेश्चन, उसके 8 सही है, इसके 2 सही है। ठीक है, कहने का मतलब ये अच्छा भी है बुरा भी है। कंपटीशन हाई जाएगा, क्या होगा? हाई लेवल पर पहुंचने वाला है। तो पढ़ाई भी कैसी होनी चाहिए? हाई लेवल होनी चाहिए। तो कैसे शुरू करना है? पीवाईक्यू से। आइए एक एक करके पहले हम दिखाएंगे सिलेबस क्या है। आप सभी लोग यहाँ पर 2023 के जो लास्ट टाइम 2023 की वैकेंसी आई थी, और उसका पेपर 23/8/2024 को संपन्न हुआ था। जो आपकी पुनर्परीक्षा या री एग्जाम जो कराया गया था, जो लीक वाला मैटर उठा था, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। आ जाओ भाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारे एग्जाम पहले हुए थे 2024 में। देखो 17/2/2024 में हुए, फिर अगस्त में पेपर हुआ था। कब हुआ था? अगस्त 2024 में। ठीक है, पहले फरवरी में हुआ था, 17 और 18 फरवरी को 2 दिन। लेकिन इस एग्जाम में लीक पेपर होने के, पेपर लीक हो गया था, तो इस वजह से इसको पुनः परीक्षा, क्या इसको निरस्त किया गया, और इसका पुनः, तो सभी पेपरों को इंक्लूड करके इसका 32 सेट है। कितना सेट है? पूरा का पूरा 32 सेट कराएंगे। ठीक है, आ जाओ भाई। कैसे कराएंगे? देखो, इसमें आपका जेल वार्डर, फायरमैन, घुड़सवार परीक्षा भी ऐड है, इसका भी कराएंगे, है ना। और आपकी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2019 2017, इसको भी कराएंगे। 2014 2013 और 2009 के, यहां तक कि आपको सारी चीजें दी जाएंगी। अब आइए सिलेबस के बारे में पहले बातचीत कर लेते हैं। बहुत ध्यान से क्लास को सुनना समझना। उत्तर प्रदेश का गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के द्वारा जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे यूपीएसआई का हो, चाहे यूपी होमगार्ड का पेपर हो, है ना, इसी के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड आपके कंस्टेबिलिटी भर्ती परीक्षा के द्वारा, इस परीक्षा में 300 अंकों की परीक्षा होगी। कितने अंकों की? 300 अंकों की। सामान्य ज्ञान के लगभग 38 क्वेश्चन,
सामान्य हिंदी के लगभग 38 क्वेश्चन, दोनों मिला के लगभग आप देखेंगे कितने 78 क्वेश्चन। ऐसे तो आपके 76 बन रहे हैं, लेकिन 78 और 80 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं मोटा मोटा मान लूं कि 75 आते हैं, कितने आते हैं, 75 क्वेश्चन आते हैं दोनों से, तो आपको 50% तो यहीं से हम दिलाने वाले, क्योंकि हम इन्हीं दोनों विषयों की बात करेंगे, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान। तो आपके 38 के एवब क्वेश्चन आते हैं, कभी 37 भी आ जाते हैं, कभी 38 भी आ जाते हैं। तो मोटा मोटा हम आपको कितना क्वेश्चन की बात करें, 75, 75 दोनों सब्जेक्ट से मिला करके। किसकी बात करेंगे, दोनों सब्जेक्ट को मिला करके। यहां पर आपकी मैथ और रीजनिंग की बात हमारी तरफ से नहीं हो पाएगी, और इस चैनल पर अभी हाल फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको दिलासा दिलाएं कि नहीं मैं आगे चल के मैथ और रीजनिंग के टीचर रखूंगी, अभी नहीं। हाँ, लेकिन अगर चैनल को आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाएं तो फिर कोशिश पूरी करेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अब आते हैं, हम आपको सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी का सिलेबस दिखाते हैं। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको क्लास उपलब्ध कराएंगे। ये परेशान नहीं होना कि क्लास मिलेगी कि नहीं, बिल्कुल मिलेगी, आप उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, चलिएगा। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर क्या दिखाएंगे, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के आपको देखना है कि सामान्य विज्ञान आती है, जो आपने कक्षा 10 तक पढ़ रखी, उसके बारे में या उसकी बातचीत की जा रही है। भारत का इतिहास आता है, संविधान आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति आती है, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार आता है, जनसंख्या आती है, जो आपकी जनसंख्या 2011 की लास्ट टाइम यही हुई 2011 की, पर्यावरण एवं नगरीकरण आएगा, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल आएगा, प्राकृतिक संसाधन आएंगे, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी आएगी, उत्तर प्रदेश का राजस्व आएगा। अभी आपका जैसे ही बजट आता है, बजट उत्तर प्रदेश का, उसको भी अलग से कराएंगे हम यहाँ पर। पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम पढ़ाएंगे आपको। मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद के अलग अलग करके हम आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आगे कहेंगे भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध कैसे हैं, कौन कौन से संबंध होंगे और कैसे कैसे संबंध उपलब्ध होंगे, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय कैसे होंगे, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्रा, महत्वपूर्ण दिवस और अनुसंधान एवं खोज। और उसके बाद पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, एक दो क्वेश्चन हर बार यहाँ से आते ही आते हैं। तो ये तो आपका जीके जीएस का सिलेबस है। आगे आते हैं हिंदी का, भी आपको एक बार दिखा देते हैं हिंदी का सिलेबस, देख लीजिएगा। ये सामान्य हिंदी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, इससे 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी का आ गया मौलिक ज्ञान में हिंदी व्याकरण, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, कब उपसर्ग लगाना है, कहां पर प्रत्यय लगेगा, इन सब की बातचीत हम करेंगे। संधि, समास, विराम चिन्ह का गया, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार। और उसके बाद देखेंगे अपठित बोध, क्या एक अपठित बोध आता है जिसके अंतर्गत 3 क्वेश्चन आपको आते हैं, एकदम सही करना है। प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। उसके बाद हिंदी भाषा में पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से पुरस्कार किसको दिए गए हैं, कब दिए गए हैं, इसके बारे में। विविध, ठीक है, मिसलेनियस हिंदी का देखेंगे। तो इतनी चीजें तो हम आपको दौड़ दौड़ के दिखाने का पूरा प्रयास भरसक करेंगे, ठीक है। बाकी हमारा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा नहीं है, मतलब ये आपके मैथ से नंबर सिस्टम वगैरह, दशमलव या आपके डेसिमल वगैरह, ठीक है ना। तो ये मैथ का टॉपिक है, तो ये मैथ जहां से आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, या मतलब जहां से आप देख रहे हैं वहां से आप देख सकते हैं। अब आगे आते हैं, आगे आएंगे क्या, अब आपका अगला आता है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुरुष महिला पुनर्परीक्षा 2023, व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है। पहले आप सच बता रहे हैं, पीवाईक्यू करिएगा, कैसे करंट उठाया है, कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस किया गया है, कौन से टॉपिक ज्यादा एनर्जी के साथ पूछे गए हैं। भाई शुरुआत तो करनी पड़ेगी, अब देर नहीं करिएगा, अब बहुत दूर नहीं है आपका जून, है ना। तो जून के लिए तैयार हो जाइए। 23/8/2024 का पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का,
कौन सी शिफ्ट का? फर्स्ट शिफ्ट का। तो 23 अगस्त 2024 का पेपर है। तो आइए चलते हैं। तो पहले इसमें इस वाला जो पेपर रहा है फर्स्ट शिफ्ट वाला, तो ये आपके मैथ रीजनिंग से, वैसे तो ये रीजनिंग है तो उससे स्टार्ट हुआ था। तो आइए अब मैथ रीजनिंग हम देखेंगे नहीं, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 58 की तरफ। कहां पर चलेंगे? 58 की तरफ चलेंगे। तो वहीं पर चलते हैं और सीधा वहीं की बात करेंगे, ताकि आपको ज्यादा दूर इधर उधर होना ना पड़े। उससे क्या होगा कि 58 क्वेश्चन से हिंदी शुरू है। क्या शुरू है? हिंदी शुरू है। तो इस हिंदी की बातचीत करेंगे इस श्रृंखला में, और जीके जीएस की बातचीत करेंगे। तो आज एक सेट लेकर चलेंगे और फिर आपको कई सेट एक साथ हम कराएंगे। टेंशन नहीं लेना है, लंबी लंबी क्लास एकदम भरपूर दी जाएंगी। बस आपको पढ़ाई करना है और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कुछ भी नहीं करना है, और कुछ भी नहीं करना है। सब कुछ फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। पहला क्वेश्चन 58, एक और कहा गया आपके, अजगरही लख एक और मृग राय, विकट बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस कौन सा होगा? रस पूछा गया है। तो एक और अजगरही लख एक और मृग मृग राय, विकट बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। इसका कहने का मतलब क्या है? आइए समझाते। तो यहाँ पर भयानक रस होगा। कौन सा? भयानक रस। एक और ये कह रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि एक और, वही बात यहाँ पर लिखी गई है। कहा गया उपयुक्त पंक्तियों में भयानक रस प्रयुक्त है, जहां विभाव अनुभव और आपके व्यभिचारी भाव के संयोग से भाग्य या भय की अभिव्यक्ति होती है, वहां भयानक रस की उत्पत्ति होती। किसकी होती? तो भयानक रस की। क्वेश्चन नंबर 58 आप सभी की स्क्रीन पर है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? चलिएगा तो बताएंगे आप सभी लोग कि शब्दालंकार नहीं है। कौन सा नहीं है? श्लेष, रूपक, अनुप्रास या यमक। तो आप कहेंगे रूपक अलंकार शब्दालंकार नहीं है। आगे आते हैं। कहा गया दिए गए विकल्पों के में अनुप्रास, यमक और आपके श्लेष शब्दालंकार के भेद हैं, जबकि रूपक अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। जब उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, तब उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे मैया मैया मैं तो चंद्र खिलौना लियो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लियो। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। कहा गया जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। याद कर लीजिएगा, ये 4 है। अगर देखेंगे छा कैसे लिए? का और शा से मिलकर बना। त्रा कैसे? त्रा धन रा से मिलकर बना। ज्ञा कैसे? जा धन इया से मिलकर बना। और ये वाला श्रा जैसे श्राप, तो श्रा धन रा से बना है। किससे बना? इन्हीं को कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हो आप सभी लोग? संयुक्त व्यंजन। आइए आगे बढ़ते हैं और आपकी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपको हिंदी और जीके जीएस के यहाँ पर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो एक एक करके आप सभी लोग देखते चले और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चले। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ आते हैं और क्वेश्चन नंबर 61 ये है कि आगे अगम और आगम शब्द, आपका एक क्वेश्चन ऐसा निश्चित होता है, अगम और आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? बताओ जरा क्या होगा? अगर आपको आ रहा है तो आप इसका सही आंसर से दे सकते हैं। तो आप कहेंगे अगम का मीन्स क्या होता है? दुर्लभ। और आगम का मीन्स क्या होता है? उत्पत्ति। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा? मूक का, तो मूक का मतलब होता है शांत रहना। तो कौन सा कहा गया अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो आप कहेंगे मूक मतलब बिना, चुप रहना, एकदम कुछ कहना नहीं, गूंगा, विवश, चुप। लेकिन शांत यहां पर नहीं होगा। क्या? शांत। तो दिए गए विकल्पों में गूंगा, विवश, चुप मूक के अनेकार्थक शब्द हैं, जबकि शांत मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं है। विकल्प एक इज एकदम राइट आंसर है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में होता है? निजवाचक। तो आप क्या कहोगे? निजवाचक। अपनों से क्या छुपाना, आप भले तो जग भला, आप मेरी निजी पुस्तक हैं, तो आज अपनापन कहाँ है? आज अपनापन कहाँ है? तो क्या बोलोगे? आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। जिस सार्वजनिक शब्द से निजता का बोध होता है
उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उपसर्ग आप है। क्या है? आप भले तो जग भला, मतलब हम अगर भले तो ही जग भला होगा, नहीं तो कोई कुछ भला नहीं होता है। ठीक है ना, ये तो कहावत है केवल कि आप भले तो जग भला। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? चौथा, दूसरा, पहला या तीसरा? तो आप कहेंगे पहला भाग है। कौन सा भाग है? पहला भाग है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का पहला भाग है। क्या है? आत्मकथा का पहला भाग है। यह आत्मकथा श्रृंखला 4 भागों में विभक्त है, जिनमें 3 अन्य क्या है? नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, काग्या 10 द्वार से सोपान तक। क्या? सोपान तक। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो आप कहेंगे हिंदी भाषा के लिए पूछा गया। किसके लिए? हिंदी भाषा। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। क्या बोलोगे? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, जिनको 1955 में मिला था साहित्य अकादमी। हिंदी साहित्य पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक साहित्यिक सम्मान है। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वयोवृद्ध, अब बताओगे सही आंसर क्या होगा? वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? 66 का। जल्दी से कहेगा, वय धन वृद्ध, वाया धन वृद्ध, वयो धन वृद्ध या वय धन वृद्ध? तो क्या बोलोगे? आप कहेंगे वय धन वृद्ध। ठीक है, वया धन वृद्ध। यहाँ पर कौन सा संधि विच्छेद होगा? आप ये तो विसर्ग संधि विच्छेद। कौन सा? विसर्ग संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करके रखना है। ठीक है, आओ दो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? पेपर कब बना था? 2024 में, 28 अगस्त 2024 को ये पेपर में पूछा गया था। ठीक है ना, आप इसके लिए पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। अगर पूछ लिया जाए 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को दिया गया हिंदी में, तो किसको? तो नंद किशोर आचार्य जी को। किसको दिया गया था? नंद किशोर आचार्य जी को। ठीक है, 2024 का मैंने पूछा है, बताइएगा। तो नंद किशोर आचार्य को उनकी कृति छिले हुए अपने को, छीलते हुए अपने को कविता के लिए प्रदान किया गया था। 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था? तो कवित्री हैं एक गगन गिल जी। क्या है? गगन गिल जी, याद रखना इनका नाम अभी वर्तमान में। ठीक है ना, उन्हें प्रतिष्ठित सम्मान के उनके मैं जब तक आई बाहर किसके लिए दिया गया था? मैं जब तक आई बाहर के लिए, मैं जब तक आई बाहर के लिए दिया गया था। ठीक है ना, याद रखेंगे क्या? 2024 को दिया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। आ जाओ भाई, आप अपने दोस्तों तक शेयर करना। कहा गया देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में तत्पुरुष समास, क्योंकि देश भी इंपॉर्टेंट है और प्रेम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखेंगे देश प्रेम में तत्पुरुष वे कहा गया आपके समासिक शब्द जिसका उत्तर पद प्रधान हो एवं प्रथम पद गौण हो, तो तत्पुरुष समास कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास। जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ क्या है? सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी वागिमता दिखाना, कहा गया स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। तो क्या बोलोगे? क्या होगा? आप कहेंगे सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। जुबान पर लगाम ना होना, मुहावरे का अर्थ सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं? किसका पूछा गया? अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताएंगे। अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं होगा? कमेंट करो। तो क्या बोलोगे? आप कहेंगे क्षीर नहीं होगा। सोम, अमी, सुधा अमृत के पर्यायवाची होंगे, क्षीर दूध का पर्यायवाची होगा। किसका? दूध का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप आंसर कर सकते हो या सोच सकते हो मन में। दिए गए विकल्पों में क्षीर शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है, जबकि सोम, अमी, सुधा अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। क्षीर दूध का पर्यायवाची। किसका? दूध का। कौन सा वर्ण दंत नहीं है? दंत से दा है, ता है, धा है, टा टा, तो टा शब्द नहीं होगा। दिए गए विकल्पों में आप देखेंगे ता, दा, धा दंत वर्ण है, जबकि टा मूर्धन्य वर्ण है। कैसा है? तो आप कहेंगे मूर्धन्य वर्ण है। सही है कि नहीं?
यहां तक आप सभी लोगों को सारी क्लास समझ में आई कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। मैंने आम खा लिया, मैंने आम खा लिया, वाक्य में प्रयुक्त काल क्या है? मैंने आम खा लिया, बताओ भाई, मैंने आम खा लिया है, इसमें क्या होगा? तो आप कहेंगे आसन्न भूतकाल, खा लिया मतलब मैंने खा लिया था, जब मुझे टाइम लगा तो मैंने आम खा लिया। मैंने आम खा लिया वाक्य में आप क्या बोलोगे? आसन्न भूतकाल प्रयुक्त, भूतकाल की वह क्रिया जो हाल के समय में ही घटित हुई हो, आसन्न भूतकालिक कहलाती है, आसन्न भूतकालिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? आसन्न भूतकालिक क्रिया कहलाती है। किसी एक में ही आस्था रखने वाला, बताएं वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? किसी एक में ही आस्था रखने वाला। आज तो आप सोमवार को भोले जी को मानेंगे, मंगलवार को हनुमान जी को मानेंगे, बुधवार को गणेश जी को मानेंगे, बृहस्पतिवार को आप कहेंगे बृहस्पति देवता जी को मानते हैं, है ना, गुरु का दिन ही माना जाता है। शुक्रवार को लक्ष्मी जी को मानेंगे, शनिवार को शनि देवता को मानेंगे। तो आप एक पर आस्था ही नहीं कर पा रहे हो तो कैसे आपकी भावनाएं या कैसे आपके लक्ष्य कंप्लीट होंगे? एक पर आस्था रखो। आज के जैसे स्टूडेंट यूपीएससी भी दे रहे हैं, यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी होमगार्ड, सारा खिचड़ी पक रहा है भाई। किसी में मैथ अच्छी आती, किसी में रीजनिंग अच्छी आती, किसी में इंग्लिश अच्छी आती, कुछ एसएससी भी दे रहे हैं, कुछ बैंक भी दे रहे हैं, कुछ रेलवे का भी दे रहे हैं। सब कुछ नहीं कर सकते हो भाई, एक पर फोकस करो। तो समय लगेगा लेकिन हो सकता है आपको वो मिल जाए, है ना। तो आजकल आप सभी लोग जानते होंगे कि किसी एक राह पर चलना कितना अनिवार्य है। तो किसी एक में आस्था रखने वाला अनन्य होता है। क्या होता है? अनन्य होता है। ठीक है, एक पर आस्था रखने वाले क्या कहते हैं? अनन्य कहते हैं। आगे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? ठीक ठीक कहा गया शब्द धमाका, लड़ाकू, उड़ाक या छिलका। अब बताओगे किसमें? तो आका, आकू, आका। तो क्या बोलोगे? धमाका, लड़ाकू और आका का। तो इसमें क्या है? धमाका, आका, लड़ाकू, आकू, उड़ाक, तो उड़ा आक, और छिलका, तो छिलका, है ना, छिलका। तो क्या बोलोगे? का प्रत्यय लगा है, प्रत्यय का प्रयोग किया गया। किसका? का प्रत्यय का प्रयोग किया गया। आगे आते हैं। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आपको आई है। और ये प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, उपसर्ग शब्द के आगे लगाए जाते हैं। आगे आते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। और आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने के लिए एकदम कंप्लीटली तैयार है। तो आप सभी लोग सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। तो मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, तो ये क्या है? एकदम शुद्ध है। सुबह ने कहा है, सॉरी, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। तो क्या बोलोगे? अन्य आपके त्रुट है। साहब ने कहा है कि, तो कहा है कि के बाद नहीं, किसी को अंदर ना जाने दिया। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। इस समय नहीं है, ठीक है, ठीक है, मोहन की आयु 20 वर्ष है, चलेगा। वे चाहे भले ही ना जाए, पर तुम्हें आना होगा। लो भाई, तो ऐसे ही गलत हो गया। आगे आते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिएगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से होंगे? तो वर्षा, जनता। ठीक है, वर्षा हो रही है, ये नहीं कहते बहुत तेज वर्षा हो रही, तो वर्षाएं हो रही हैं, है ना। दिए गए विकल्पों में वर्षा, जनता सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, जबकि प्राण, बाल, होश, लोग, हस्ताक्षर सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले उदाहरण या विकल्प माने जाते हैं। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। क्या होगा राजा के लिए? तो आप कहेंगे गोविंद, लंकेश, रघुवीर, नरेंद्र। बताओ सही आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे नरेंद्र। क्या होगा? नरेंद्र। दिए गए विकल्पों में नरेंद्र शब्द राजा का पर्यायवाची है। राजा के अन्य पर्यायवाची भूप, नरेश, मही का आगे आपके महिपति, महिपाल होते हैं। महिपति, महिपाल, नरपति होते हैं। तो इनको आपको क्या करना है? याद कर लेना है, याद कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छा कंटेंट मिले तो सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिएगा। भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेकों जातियां, अनेकों होगा नहीं। भारत में अनेक जातियां हैं, तो ये शब्द गलत है के बाद बिंदु होना चाहिए। भारत में अनेकों जाति है, तो जाति गलत है। तो भारत में अनेक जातियां हैं। क्या? भारत में अनेक जातियां हैं, तो शुद्ध अशुद्ध भी आता है इसका मतलब।
ठीक है ना। शुद्ध अशुद्ध भी आता है। आगे आते हैं, आगे देखो क्या आ गया, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, कौन सा होगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा होगा। तो आप क्या बोलोगे, जहां पर एक डंडी और नीचे बिंदी, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाता है। ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हो, वे आपके विस्मयाद या आपके विस्मय बोधक कहलाते हैं। ऐसे शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे अरे, ओ, शाबाश, है ना, अरे, ओ, शाबाश। इस शाबाश शब्द को सुनने के लिए किस पिक्चर में बताया गया कि पूरी ताकत लगा दी थी कि बस अपने पिता के मुंह से शाबाश सुनना है। आ जाओ आगे, क्या आगे, किस वाक्य में अच्छा शब्द का, अच्छा शब्द, अरे कहाँ चला गया मैं, अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया। अच्छा तुम घर आओ, अच्छा है और अच्छा है वो भी आ जाए, तुमने अच्छा किया जो जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है, तो क्या बोलोगे, यहाँ पर अच्छा दिया गया वाक्य, यह स्थान बहुत अच्छा है में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया। बाकी सब आपके आंसर्स यहाँ पर उसके मुताबिक नहीं है। आगे आते हैं, प्रेम सागर के रचनाकार, देखो मैंने कहा कवि और कवि, मतलब कवि और उनकी रचनाएं भी पूछी जा रही हैं, तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन होंगे, आप कहेंगे लल्लू लाल जी, है ना। और तो प्रेम में क्या होना होता है, लल्लू लाल बनना होता है आपको, ठीक है ना। अगर आपने किसी से प्रेम किया है तो आपको लल्लू लाल बनना पड़ेगा, ठीक है। प्रेम सागर ऐसे याद करने का तरीका है, प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल है। लल्लू लाल ने इसको ब्रिज भाषा में लिखा है, कौन सी, ब्रिज भाषा में। अनावर्त शब्द का समानार्थी या समानार्थक क्या है, अनावर्त, अनावर्त, अब बताओगे अनावर्त का क्या होगा, जल्दी से। अनावर्त शब्द का समानार्थक शब्द क्या होगा, अनावर्त। तो यहां पर इस प्रश्न को आपके उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के द्वारा हटा दिया गया था, ठीक है, हटा दिया गया था, क्योंकि बताया गया कि ये प्रश्न पूरी तरह से गलत है। तो इसके लिए आपको एकदम परेशान नहीं होना है कि परेशान हो जाए, अरे क्यों हटा दिया गया, और उसके नंबर मिलेंगे तो सबको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो किसी को नहीं मिलेंगे, ठीक है। आ जाओ भाई, कहा गया आपके अनावर्त शब्द का समानार्थक जैसे क्या होता है, अनवरत हो जाता है, अनवरत होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, था क्या, जो दोहराया ना गया हो उसके लिए क्या कहते हैं, आपके अवर्तित ना हो, है ना। या अनवरत का अर्थ निरंतर, लगातार या बिना रुके काम करना, ठीक है ना। तो ऐसा पृथ्वी ना दोहराया हुआ, है ना, ना दोहराया, जो दोहराया ना गया हो अनावर्त, या जो आपके, और लेकिन एक शब्द कहना था तो यहाँ पर ऐसा कोई शब्द नहीं था। आ जाओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताएंगे, पुल्लिंग है। रीति बनाई जाती है, घटना घटित होती है, क्षमा मांगी जाती है, क्षेत्र, उस क्षेत्र में जाया जाता है, उस क्षेत्र में गाया जाता है, उस क्षेत्र के हैं हम, तो पुल्लिंग शब्द है। बाकी शब्द क्या है, रीति, क्षमा एवं घटना स्त्रीलिंग शब्द है। मैंने बता दिया कैसे कैसे आप इनको डिफाइन कर सकते हो एग्जाम हॉल पर। क्वेश्चन नंबर 84, वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वह आई, आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, बताएंगे सही अर्थ क्या होगा, सही अर्थ 84 का सही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी दे देना, तत्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, या आपके संभाव वर्तमान काल, क्या होगा, संभाव वर्तमान काल, ठीक है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी दे देना, इस वाक्य में संभाव वर्तमान काल का बोध बताया जा रहा है। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान समय में किसी घटना के होने की संभावना व्यक्त हो उसे आपके संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। असोच, 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 अब बताओगे इनका शब्द युग्म का सही विकल्प क्या होगा, बताओ भाई, सही आंसर क्या होगा। कहा गया है आपके बड़ाई, अयोग्य, मूर्ख, निडर, बिना सोच के, असोच मतलब बिना सोच के, असोच मतलब अशुद्धि, क्या होगा, अशुद्धि। तो ये आप देख सकते हैं इनके आंसर्स ये निकल रहे हैं, ठीक है। आगे आता है, थोड़ा सा ये आज ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, पर कोशिश रहेगी कि आपको डिस्टरबेंस ना हो इन सब चीजों के लिए, ठीक है ना। हाँ, ये पहली ऐसी क्लास है जो ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आगे से दिक्कत ना हो। आग लगने पर कुआं खोदना, है ना। जब कहते ना कि दुआरे आई बारात तो ढूंढे हम कहाँ है हलवाई, वही बात होती कि आग लगने पर कुआं, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, है ना, संकट के लिए या संकट के समय बचाव के लिए सोचना
कि अब आग लगी है कुआं खोद लें, प्यास लगी है तो अब पहले कुआं खोदे तब अपनी प्यास बुझाएं, वही बात होती है। आग लगने पर कुआं खोदना, ठीक है ना, आग लगने पर कुआं खोदना। कहा गया आग लगने पर कुआं खोदना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके तो सुपाठ्य, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, जिसे पढ़ा जा सके पाठ्य, ठीक है, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके सुपाठ्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में उपसर्ग नहीं है, बताएंगे कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। अब बताओ सही आंसर क्या होगा। प्रभाव, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। प्रभाव तो भाव में प्रा लगा दिया। ओढ़ना, ओढ़ धन ना, ओढ़ना उपसर्ग नहीं प्रत्यय। अपवाद, वाद धन अपवाद तो अप हो जाए, वाद में अप लगा दिया। जय में पराजय तो ओढ़ना, ठीक है, ओढ़ धन्ना ओढ़ना, इसमें क्या कह सकते हैं आप कि उपसर्ग ना लग करके प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं भाई। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों तक पहुंचाने का पूरा भरसक प्रयास करिएगा। ये क्लासें आपके लिए ली जा रही हैं, आपको दी जा रही हैं। दिए गए विकल्पों में ओढ़ना शब्द उपसर्ग रहित है, जबकि प्रभाव में प्रा, अपवाद में अप, पराजय में परा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। विकल्प बी इज राइट आंसर। समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त होता है। क्या होता है, संक्षिप्त होता है, ठीक है। तो दिए गए विकल्प में समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त होता है। अब आता है गद्यांश। मैंने कहा कि 4 क्वेश्चन लगभग, अभी तो आपको यूपीएसआई में जो आता है गद्यांश उसमें 3 क्वेश्चन, और यहाँ पर आप देखेंगे 5 क्वेश्चन। यूपीएसआई की बात हमने वहां पर बता दी थी, वहां पर 3 क्वेश्चन मिलते हैं गद्यांश से, लेकिन यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको गद्यांश से मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। कहा गया शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश का पूर्णतया परिवर्तन कर दिया है और जीवन को कहा गया अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं। और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए कहा गया आपके भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही आपके अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोक हित की मर्यादा दे सकेंगे। कहा गया आपके अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के का गया प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने व्यक्तित्व का अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन है आधुनिक मानव विकास का सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि साहित्य, धर्म, कला मानव चेतना से निर्वासित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखकर आप समझकर देंगे आंसर तो सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव जब व्यक्ति की क्या है, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए, ठीक है। क्षुद्रता कहा गया, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। आगे आते हैं। आज की क्लास जो भी डिस्टर्ब हो रही है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और बहुत ही जल्द ये सब अच्छे से ही आपके समस्त प्रस्तुत किया जाएगा। आज का मानव अगले व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए आपके शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान के विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारी विज्ञानाधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है, बताएंगे महत्वपूर्ण देन क्या होगी। तो आप कहेंगे वह महत्वपूर्ण देन क्या होगी, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 93, तो आप कहेंगे जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास है, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोक सकते हैं, तो आप कहेंगे नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप देखेंगे अब यहां से आपके मैथ शुरू हो जाती है, लेकिन हमें अभी चलना है कहाँ, जीएस की तरफ। तो हम चलेंगे जीएस की तरफ, आप सभी लोग आ जाएं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग सीधा चलेंगे 115 की तरफ। कहां से, 115 की तरफ, ठीक है, बल्कि 114 की तरफ से चलेंगे। चलो 113 की तरफ से चलेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ अब चलेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जो भी कुछ करना है हमें करना है, बस आपको इत्मीनान से बैठ के पढ़ने का फोकस करना है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 113 आपके देखो यहाँ तक मैथ रीजनिंग ही चल रही है, तो इस पर हम बातचीत करेंगे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 113 हम आपको लेकर चलेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं पाएगा, इसका विश्वास दिलाते हैं आपको, ठीक है ना। अब जीके जीएस आपकी शुरू होती है। कहा गया द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है। अब बताओगे सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। सभी लोग अपना अपना आंसर सोच लीजिएगा अपने मन में, चारों ऑप्शन आपके समझ है। अब अपना अपना आंसर सोचो और फिर बताओ क्या होगा सही आंसर। आप कहेंगे आपके एना कहा गया नथानियल हार आपके हार्नोथन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। आप देखेंगे इंग्लिश में वही लिखा है। आगे बढ़ते हैं। द स्कारलेट लेटर पुस्तक के लेखक आपके एना कहा गया एनथा, ठीक है, नथानियल आपके हाथोर्न। इस उपन्यास में एक ऐसी लड़की की कहानी जो बिना शादी के एक बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद वह पश्चाताप करती और सम्मान प्राप्त करने का प्रयास करती है। इस कहानी में, इस पुस्तक में उसकी कहानी दी गई है। आगे कहा गया किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उपभोक्ताओं के बीच लगातार संचार को कहा गया प्रोत्साहित करने के लिए स्टिकर्स नामक सुविधा है, किसमें दिया गया है। अब बताओगे स्नैपचैट में, किसमें। स्नैपचैट से क्वेश्चन न बने ऐसा यूपी पुलिस और यूपीएसआई होने ही नहीं देगा कभी, ठीक है। उनको ये बहुत ही स्नैपचैट से क्वेश्चन पूछने का आनंद रहता है। तो स्नैपचैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्टिकर्स नामक सुविधा उपलब्ध है। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप कहेंगे पल्लव राजवंश की स्थापना सिंह विष्णु ने किया था। किसने किया था, सिंह विष्णु ने किया था, ठीक है। इनकी राजधानी कहाँ पर है, कांचीपुरम पर है। कहाँ पर है, कांचीपुरम पर है। आगे आता है। कहा गया मदुरई पांड्य राजवंश की और तंजाउर चोल राजवंश और मैसूर वडियार राजवंश की राजधानी। तो याद कर लीजिएगा, ये राजधानी हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछ लिया जाए। कहा गया वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या कहलाता है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या कहलाता है। तो आप कहेंगे यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, ठीक है ना। वित्तीय स्थिरता क्या कहलाता है, तो वित्तीय स्थिरता बोर्ड एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो वैश्विक स्तर पर सदस्य देशों में वित्तीय नीतियों का विकास सुनिश्चित कर वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बेसल में है, स्विट्जरलैंड के बेसल में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था, बताओगे। जीएसटी के अभी अगर पूछ लिया जाए जीएसटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे अमिताभ बच्चन जी को। जीएसटी कब आती है, तो 1 जुलाई 2017 से लागू होती है, ठीक है। देश में जीएसटी को बढ़ावा देने के लिए अमिताभ बच्चन को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, यह चुना गया था। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है, कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। तो आप क्या बोलोगे, कहा गया सिगफ्रीड लाइन। क्या बोलते हैं इसको, सिगफ्रीड लाइन। अच्छा पूछ लिया जब 49 पैरेलल लाइन किन दो देशों के बीच में होगी, तो आप कहेंगे कनाडा और अमेरिका के बीच में। किसके, कनाडा और अमेरिका के बीच में होगी, ठीक है। अगर पूछा जाए सेगर लाइन किन दो देशों के बीच में होगी, सेगर लाइन, क्या आप में से किसी को पता है सेगर लाइन किन के बीच में होगी, कमेंट करके आप लोग बताओगे होमवर्क के टाइप पर, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा को कहा गया सिगफ्रीड लाइन कहा जाता है। 49 डिग्री आपकी कनाडा और अमेरिका में, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच में है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच की रेखा मानी जाती है, ठीक है। तो वो उसको भी आप लोग याद करके रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और अगला क्वेश्चन 150 क्वेश्चन में आपके 75 प्लस क्वेश्चनों की क्लास यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। विदेशी व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, बताएंगे। तो आप कहेंगे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो आपको बहुत सी चीजें, कुछ मंत्रालय ऐसे हैं कि वो किसके अंतर्गत आते हैं, ये भी याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना, याद करना पड़ेगा। अब देखो अगर सिलेक्शन लेना है तो याद तो करना पड़ेगा।
विदेशी व्यापार आपके महानिदेशालय भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह संस्था भारत में विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश से संबंधित कानूनों को प्रतिबंधित करती है। वर्तमान में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आपके पीयूष गोयल जी हैं। कहा गया परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो यूरेनियम आवश्यक होता है। कौन सा? यूरेनियम। कहा गया परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए यूरेनियम को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। थोरियम परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए एक अन्य ईंधन है। सिलिकॉन आपका अर्धचालक का उदाहरण माना जाता है। अब आता है आपका उत्तर प्रदेश का नोएडा। उत्तर प्रदेश का नोएडा किस जिले में आता है? किस जिले के अंतर्गत आता है? तो क्या बोलोगे? बुलंदशहर, मथुरा, गाजियाबाद या आपके गौतम बुद्ध नगर में? किस में आता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। सेशन को लाइक और आप अपने इस डीसी क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्लीज। अगर आप डीसी क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आ जाओ भाई। तो क्या बोलोगे? आप कहेंगे गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आएगा। ठीक है। नोएडा, नोएडा का पूर्ण रूप न्यू ओखला आपके इंडस्ट्रियल का गया डेवलपमेंट अथॉरिटी भी होता है। आपके ये भी पूछा जाता है। ठीक है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? बताओ भाई, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? तो आप बोलोगे 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को, विश्व दृष्टि दिवस 10 अक्टूबर को। ठीक है। विश्व हस्त आपके कहा गया हस्त प्रदर्शन दिवस 15 अक्टूबर को, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस, विश्व वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे आते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अपने दोस्त मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। कहा गया जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन था? अभी भी वही है, अमित शाह जी। ठीक है ना, अमित शाह जी। 18वीं लोकसभा में भी संघ गृह मंत्रालय एवं सहकारिता मंत्रालय के प्रमुख अमित शाह हैं। राजनाथ सिंह से आपके संघ रक्षा मंत्रालय के प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है। आगे कहा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करने एवं उनके पक्ष को रखने के उद्देश्य से एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच के रूप में अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 28 से लेकर 31 दिसंबर के बीच में 1885 को कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। अगर पूछा जाए कि ये कांग्रेस की उत्पत्ति किसके दिमाग की उपज मानी जाती है, कमेंट करके बताना। आप जो लोग पढ़े वो कमेंट करेंगे और जिनका कमेंट अच्छा होगा या जिनका कमेंट सही होगा उनके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा और वही सही आंसर माना जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला हवाई अड्डा कहां पर स्थित था? भारत का पहला हवाई अड्डा कलकत्ता में था। कहां पर था? कोलकाता में था। आपको याद करके रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत में व्यवसाय के लिए सुविधा हेतु, आ जाओ भाई, भारत में व्यवसाय के लिए सेवाओं हेतु पंजीकरण के लिए कहा गया थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? बताएंगे आप लोग क्या लिमिट सीमा होगी? आप सभी लोग कमेंट करके बताओगे। 20 लाख के आसपास मानी जाती। कितनी? 20 लाख रुपए। ठीक है ना, 20 लाख रुपए। ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? अब जैसे पूर्वोत्तर राज्य है उनके लिए, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये 10 लाख हो जाती। कितनी हो जाती? 10 लाख। जैसे आपके पूर्वोत्तर राज्य में जैसे उत्तराखंड या आपके पूर्वोत्तर भारत के और भी राज्य आ जाए उनके लिए 10 लाख। आइए दिखाते हैं। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं में जीएसटी पंजीकरण के लिए आपके थ्रेशोल्ड सीमा 20 लाख रुपए की है, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के द्वारा 20 लाख एवं 10 लाख रुपए दोनों माना गया है। जीएसटी एक प्रत्यक्ष कर है। भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया। इसके लिए भारतीय संविधान में 101वां संविधान या संविधान संशोधन 2016 लेकर आया गया था। ठीक है। हाँ, लेकिन आपको 20 लाख ही सही आंसर करना रहेगा। क्या करना रहेगा? 20 लाख सही आंसर। सामान्य राज्यों के लिए 20 लाख है। ठीक है। विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10 लाख, जैसे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड इत्यादि राज्यों के लिए 10 लाख रुपए है।
ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में ये क्लियर तो किया नहीं गया है कि किसके लिए है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब क्लियर ना किया जाए तो आपको सामान्य राज्य ही मानना पड़ेगा, तो 20 लाख भी देना है। कितना? 20 लाख मतलब। आगे आता है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाए, इसे क्या कहते हैं? इमेज फिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज फिशिंग कहते हो। इमेज फिशिंग में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी, अब देखो क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी मतलब आपकी पड़ोसी राज्य और मतलब सारे देशों की राजधानियां पढ़ना पड़ेगा मोटा मोटा कि कौन सी पूछी जा सकती है। तो क्या बोलोगे यहाँ पर? क्या होगा? आप कहेंगे जागरेब। क्या होगा? जागरेब, ठीक है। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी आपके जागरेब है, ठीक है। क्या लिखोगे? जागरेब है। आ जाओ भाई। हाँ, आगे आते हैं। बस थोड़ा सा आज थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब हो रही है भाई, है ना। क्या है? जागरेब है। क्या गया? आपके ड्रुबोवनिक क्रोएशिया का एक बंदरगाह है। मैक्सिको सिटी मैक्सिको की एवं आपके एम्स्टर्डम जो है वो नीदरलैंड की राजधानी। कहाँ की? नीदरलैंड की राजधानी है। कहा गया आतंकवाद से लड़ने से सूचना सूचना साझा करना किन तरीकों में महत्वपूर्ण है? किन तरीकों में महत्वपूर्ण है? तो क्या बोलोगे? अब आपको देखो पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पर सीधा आंसर बता रहे हैं आपको। यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। तो आतंकवाद को लड़ने में सूचना साझा करना अधिकारियों को संभावित खतरे को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है, ताकि वे आतंक के खिलाफ उचित कदम उठा सके। क्वेश्चन नंबर 130 आ चुका है। क्या गया? भारत के किस पड़ोसी देश को, अब पड़ोसी देश के बारे में और पड़ोसी देश से कौन सी कितनी सीमा साझा करता है वो भी आपको एक एक चीज बताई जाएगी, टेंशन नहीं लो। आपको थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी और फ्री दिया जाएगा सब कुछ। क्या गया? आपके थ्रेडेड ड्रैगन की भूमि कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे? भूटान को। किसको कहा जाता है? भूटान को। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि भूटान भारत से कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है और किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है। हिमालय की घाटियों में आने वाले हिंसक एवं बड़े तूफानों के कारण भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। भूटान की राजधानी थिम्पू एवं मुद्रा आपके काग्यानुगल ट्रम है, ठीक है, याद करके रखना है। 2024 का पेपर है, मतलब 2023 वाला पेपर है। 2024 में 28 अगस्त में पेपर जो कराया गया था उसके बारे में ये पेपर है। तो आप लोग पहले इसका रिवीजन करें और देखें ध्यान से कि आपको क्या इसके बारे में सब कुछ पता है कि नहीं पता है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ आएंगे। आप लोग सेशन को तब तक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इंस्टाग्राम चलाते हो, ट्विटर चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, लेकिन गूगल नहीं है। ये सोशल मीडिया नहीं, इसमें तो केवल सर्च इंजन है। क्या है? ये सर्च इंजन का उदाहरण माना जाता है, ठीक है। आपको जो कुछ भी नहीं आता तो कहाँ सर्च करते हो? गूगल पर। निम्नलिखित में किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन या त्वरित आपके यूट्रोफिकेशन के अंतर्गत आता है? तो जल प्रदूषण। कौन सा? वाटर आपके पोल्यूशन, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन के अंतर्गत जल प्रदूषण। यूट्रोफिकेशन जल प्रदूषण का एक रूप है। यूट्रोफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जल में पोषक तत्वों की बाह्य स्रोतों के कारण अचानक वृद्धि हो जाती है। पोषक तत्वों की अधिकता के कारण शैवाल एवं अन्य सूक्ष्म जीवों की अचानक वृद्धि हो जाती है, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप मछलियों की मृत्यु होने लगती है। जब ऑक्सीजन कम होगी तो जाहिर सी बात है मछलियों की मृत्यु होने लगती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तब की बात छोड़िएगा, अभी आप वर्तमान में बताएं। वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? बताएं। उतने समय कौन थे? तो आप कहेंगे चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, या आपके कौन थे? द्वारकानाथ देशमुख जी थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अभी आपको आरबीआई के वर्तमान बताना है, कमेंट में आप कमेंट करेंगे, यही आपके होमवर्क है। वर्ष 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख थे। कहा गया आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके पहले गवर्नर आपके सर ओसबॉर्न स्मिथ थे और सीडी देशमुख भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम
भारतीय गवर्नर हुआ करते थे, प्रथम भारतीय गवर्नर थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के, तो भाग नंबर 4 है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक है ना। संविधान की पूरी क्लासें आपको पढ़ी हैं, जाकर भाई लल्लन टॉप क्लास है, पूरे पूरे क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप लोग उनको देखें जाकर के, प्ले लिस्ट बनी है, पूरा देखो भाई ना। आर्टिकल नंबर ये कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए थे, आयरलैंड के संविधान से आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे। इनको शॉर्टकट में आप डीपीएसपी कहते हैं, इन्हें गांधीवादी विचारधारा के रूप में भी प्रेषित किया जाता है। ठीक है, आ जाओ भाई। भाग 5 का संबंध संघ से है, जो आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक की बात करता है। भाग नंबर 3 का संबंध मौलिक अधिकारों से, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक की बात करता है। भाग नंबर 2 का संबंध नागरिकता से, तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक की बात करते हैं। ठीक है, मैं आपको वो सब दूंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल टेंशन उस बात का नहीं लीजिएगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक है, तो पढ़ना तो सभी ने सिखाया, छोड़ना क्या है ये हम आपको सिखा देते हैं। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पुस्तक ए लाइफ का आगे आपके मिस पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी। पुस्तक ए लाइफ का आगे ए लाइफ, अच्छा ए लाइफ आपके मिस पेंट, तो आप कहेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। किसके द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। आगे आते हैं। ए लाइफ का आगे आपके मिसपेंट पुस्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आत्मकथात्मक संस्मरण है। आपके डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के मतलब लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री या भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, आसमान के नीलेपन का प्रमुख या मुख्य कारण क्या है। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या होगा, बताओ भाई। वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन या बिखराव होने के कारण आसमान का नीलापन या नीलेपन में दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसमान के नीलेपन का कारण वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन या बिखराव है। सूर्य के प्रकाश में मौजूद नीले रंग की तरंगदैर्घ्य कम होने की वजह से वायुमंडल में मौजूद कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। परिणाम स्वरूप आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। रमन सुब्बा राव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे, तो क्रिकेट से संबंधित थे। तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड। ठीक है, आ जाओ भाई। कहा गया रमन सुब्बा राव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं। वो इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट के सबसे उम्र दराज खिलाड़ी थे। उन्होंने 1961 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। कब लिया था, 1961 में। लोग भूल गए होंगे ना, ऐसे प्रश्न खोज कर यूपी पुलिस वाले लाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या होगा, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। अगर पूछ लिया जाए कि गोदावरी नदी कहां से निकलती, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी, गोदावरी नदी के तट पर कहां पर कुंभ मेला लगता है, बताएं, तो क्या बोलोगे। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है, लेकिन दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे गोदावरी को कहते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। ये आप देखेंगे कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, वहीं पर ब्रह्मगिरी से निकलती है, ऐसा भी कह सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा नहीं, दक्षिण की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। किसको कहते हैं, कावेरी को कहते हैं। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती, त्र्यंबकेश्वर के पास ब्रह्मगिरी से। कहां से, त्र्यंबकेश्वर के पास ब्रह्मगिरी से। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का है। आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 100 आपका आता है, कौन सा, 100। अच्छा, अभी गोदावरी नदी भारत के 5 राज्यों से, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा से होकर बहती है। इसकी सहायक नदियां कुछ दी गई, पूरी नहीं। इंद्रावती, प्रवरा, मंजीरा, साबरी और प्राणहिता है। ठीक है, कहा गया एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या होगा। एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या होगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। अब अगर मैं पूछ लूं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया की स्थापना कब हुई थी,
तो क्या बोलोगे? तो आप कहेंगे 12 अक्टूबर 1993 को। इसी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को। मानवाधिकार या अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया? 10 दिसंबर को। याद करके रखो वरना पकड़ जाते हो। वर्ष 1985 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? बताएंगे। वर्ष 2024 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? युवा वर्ष। क्या बोलोगे? युवा वर्ष। अगर 2024 पूछ लिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष। कौन सा वर्ष? ऊंट वर्ष घोषित किया गया था। 2024 अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। क्या आगे अनुसंधान, ओके ठीक है, थोड़ी सी समस्याएं आज आ रही हैं। अनुसंधान विधियां उत्तर का आगे आपके उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। कौन? गुणात्मक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? गुणात्मक अनुसंधान। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वही लिखा है। आगे देखो, क्या आगे आरबीआई का पूर्ण रूप बताओ। बीआरआई का पूर्ण रूप बताएंगे। बीआरआई का पूर्ण रूप क्या होगा? बेल्ट एंड रोड आपके इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगर पूछ लिया जाए इसकी शुरुआत कहां पर हुई, कब से हुई? 2013 से चीन में शुरू हुई थी। बेल्ट का गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसे वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी जाना, चीन द्वारा 2013 में शुरू किया। यह एक वैश्विक विकास कार्यक्रम है। वैश्विक विकास कार्यक्रम है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आओ दो भाई, आपके 38 क्वेश्चन जीके जीएस के आने हैं। 38 37 है ना, लगभग। अगला, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। क्या कहलाता है? स्पेयर फिशिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आप कहेंगे स्पेयर फिशिंग कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखो, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति सन 2000 में घोषित की गई थी, जुलाई 2000 में। ठीक है, इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र का समग्र और सतत विकास करना था ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो और कृषि उत्पादकता में सुधार हो सके। इस नीति में खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने, कृषि निर्यात बढ़ाने और किसानों के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने पर जोर दिया जाए। कहा गया वर्ष में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार, तो कब अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 145। तो आप कहेंगे सन 2006 में। कब? सन 2006 में। ठीक है, तो याद रखना है आपको, सन 2006 में। कहा गया वर्ष 2006 में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद प्रतिस्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले, तो सियास लेम्मा जी है। कौन है? सॉरी, सियास लेम्मा जी नहीं है आपके, है ना। आ दो भाई, अरे मिट जाओ ना। चलो, तो आप क्या बोलोगे? आप कहेंगे रश कुक है। कौन है? रश कुक। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति रश कुक है। रश कुक को हार्डेस्ट गीजर कहा जाता है। ठीक है, हार्डेस्ट गीजर के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं आपके। आइए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आ दो भाई, 150 क्वेश्चन आते हैं, बस यही लास्ट स्लाइड है। 3 क्वेश्चन आपके। चलिए, कहा गया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी? पाकिस्तान के खिलाफ। याद है कि नहीं? ये वाला केस याद होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए पाकिस्तान देश के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 में हुई थी। कब हुई थी? 1929 में। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी कहा गया वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? महाराष्ट्र। कौन सा जाना जाता है? तो आप क्या बोलोगे? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कहा गया वारली चित्रकला के लिए कौन सा? आइए, कहा गया वारली चित्रकला के लिए महाराष्ट्र जाना जाता है। यह चित्रकला विशेष रूप से दीवारों में बनाई जाती है। मधुबनी बिहार की है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का, फुलकारी पंजाब का, टीका राजस्थान का, कालीघाट पश्चिम बंगाल का, कोलम
आप कहेंगे तमिलनाडु का है। कहाँ का है? कोलम तमिलनाडु का है। ठीक है, देख लीजिएगा, आप वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्पीड से इसीलिए लाया गया ताकि आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। कहा गया चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई थी। कहां पर? लखनऊ में। अब आपको कमेंट होमवर्क ये है कि कमेंट करके बताना कि लखनऊ को उत्तर प्रदेश की पूर्णतया राजधानी कब बनाया गया था। ठीक है, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से हुई थी। चिकनकारी की उत्पत्ति का श्रेय मुगल काल को दिया जाता है। यह कढ़ाई कला दरबारी का गया परिधान और वस्त्रों पर प्रमुखता से की जाती है। धीरे धीरे यह स्थानीय कारीगरों के बीच फैल गई और लखनऊ की पहचान बन गई। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है बताएंगे? तो कहा गया समुद्री जल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना। ठीक है, अवशोषण करना। ओके, याद करके रखो। कहा गया महासागरीय आपके अम्लीकरण का प्राथमिक कारण समुद्री जल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना होता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड महासागरों में घुलता है तो ये जल से मिलकर कार्बोनिक अम्ल H2CO3 बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आ जाएगा जो हम आपको जैसे कि बताए, अगले उसमें 2-2 3-3 सेट करा देंगे एक साथ क्वेश्चन, है ना। पहले आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन आ कैसे रहे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पकड़ना है कि इन क्वेश्चनों को कैसे पकड़ कर रखें। अगर आपने इस सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ठीक है ना, और फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, लेकिन इसमें मैंने एक ही सेट कराया। अगली क्लास में हम आपको कई सेट कराएंगे, 2 या 3 सेट, ताकि जल्दी से, क्योंकि 32 सेट के पेपर है लगभग। ठीक है, 32 प्रैक्टिस सेट इसमें है, पीवाईक्यू है आपके, तो वो सारे के सारे कंप्लीट किए और आपके प्रेजेंट टाइम के करंट अफेयर से रिलेट करके वहां पर क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप सभी लोग डीसी क्लासेस को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करेंगे। सभी लोग आप पकड़ लीजिएगा इसको। ठीक है, DOMA द्विमयी क्लासेस को। ठीक है ना, जितनी जल्दी आप पकड़ोगे उतनी जल्दी आप आगे बढ़ते जाएंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।